तो इस तरह से हमने देखा कि जो ट्रेड यूनियन था पोलैंड का, वो जो है उसने जो है हड़ताल करके और अपनी सारी बातें गवर्नमेंट से मनवाई और एक सेपरेट इंडिपेंडेंट जो है ट्रेड यूनियन बना। पहली बार किसी डेमोक्रेट किसी जो है पहले सबसे पहला जो कोई यूनियन बना, इंडिपेंडेंट यूनियन, पहले जो है सोशलिस्ट कंट्री में। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है पोलैंड में होती गई। साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संगठन का गठन हुआ। एक वर्ष के अंदर ही 1 करोड़ जो है सॉलिडेरिटी के जो है मेंबर हो गए। सरकार के अंदर इतना कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, इन लोगों ने इसका विरोध किया और जब वो विरोध हुआ तो वहाँ सरकार में बैठे लोगों के कान खड़े हो गए और इन सारी चीज़ों इन चीज़ों से जो परेशानियाँ बढ़ रही थी, उस परेशानी से जो पोलैंड की गवर्नमेंट में जो जनरल जारुलेस्की थे, उन्होंने दिसंबर 1981 में पोलैंड पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब इस मार्शल लॉ में होता क्या है, जब ये मार्शल लॉ इम्पोज होता है तो जो भी सॉलिडेरिटी के जितने भी सदस्य होते हैं, हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया जाता है। सॉलिडेरिटी से संगठन बनाने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सारा अधिकार जो है उनसे ले लिया जाता है। और इस तरह से ये हड़ताल और इस तरह से ये चीज़ें जो है धीरे धीरे चलती हैं। फिर जो है 1988 का समय आता है। अनदर वे ऑफ स्ट्राइक अगेन ऑर्गेनाइज्ड बाय सॉलिडेरिटी बिगन इन 1988। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। दोबारा 1988 में सॉलिडेरिटी जो होती है, जो ट्रेड यूनियन है वहाँ की, वो सॉलिडेरिटी फिर से हड़ताल करती है, ठीक है। और वो 1988 में एक बार दोबारा फिर से ये हड़ताल शुरू होता है। दिस टाइम द पोलिश गवर्नमेंट वॉज वीकर। और किसकी देखरेख में? वही जो आपके लेक वालेशा हैं, जिन्होंने 21 सूत्रीय मांग पर गवर्नमेंट को जो है हिला दिया था, वही फिर इस स्ट्राइक का 1988 में नेतृत्व करते हैं, ठीक है। दिस टाइम द पोलिश गवर्नमेंट वॉज वीकर। द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन सर्टेन एंड द इकोनॉमी वॉज इन डेडलाइन। तो लेक वालेशा फिर से 1988 में हड़ताल शुरू करते हैं। लेकिन इस समय जो पोलैंड की सरकार है वो पहले से बहुत कमजोर हो चुकी होती है, क्योंकि जो सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ का जो फेवर है वो मिलना बंद हो जाता है। द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टेन। तो उनका जो फेवर होता है, जो मदद होता है सोवियत संघ का, वो मिलना बंद हो जाता है। द इकोनॉमी वॉज इन डिक्लाइन, ठीक है। और इस तरह से जो अर्थव्यवस्था होती है पोलैंड की, वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। Another round of negotiations with Wallachia resulted in an agreement in April 1989 for free elections। और फिर जो वालेशा से ये वार्ता होती है, समझौता वार्ता होती है, कई दौर में वार्ताएं चलती हैं, कई बार जो है वार्ता होती है वालेशा से और पोलैंड की सरकार से। और अंत में जो है अप्रैल 1989 में जो पोलैंड की सरकार है, पोलिश जो वहाँ की सरकार है, पोलिश गवर्नमेंट, वो
इस बात पर सहमत हो जाती है कि वो फ्री इलेक्शंस कराएगी, स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए वो राजी हो जाते हैं। कौन? पोलिश गवर्नमेंट। सॉलिडेटरी कांस्टेंट ऑल द 100 सीट ऑफ द सीनेट। और सॉलिडेटरी जो यूनियन होती है वो सीनेट के सभी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है, एंड ओन 99 ऑफ देम, और उसमें से 99 सीटों पर वो जीत हासिल करती है। इन अक्टूबर 1990, और इस तरह से अक्टूबर 1990 में पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और इस तरह से 1990 में पहली बार पोलैंड में राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, इन विच मोर देन वन पार्टी, जिसमें एक से अधिक पार्टी क्या करती है? भाग ली हुई होती है। वालेशा वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, और इस तरह से लेक वालेशा पोलैंड के पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो इस तरह से हमने वहां देखा, वी हैव सीन द टू इवेंट, वन इवेंट फ्रॉम चिली एंड द सेकेंड इवेंट फ्रॉम पोलैंड। तो ये हमने दो घटनाएं देखी। अब आइए आते हैं इन दोनों से क्या निकल के आया। टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की दो विशेषताएं कौन सी निकल के आती हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। वी हैव रीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। यस, द स्टोरी फ्रॉम चिली was of a democratic government led by Allende being replaced by a non-democratic military government of Pinochet। तो इस तरह से हमने देखा, जैसे चिली के संबंध में देखा, जो एलेंडे होते हैं, ठीक है, वो रिप्लेस करते हैं एक मिलिट्री शासन को, जिसके की अगुआ जो है आपके फिनाशे होते हैं। तो एक तरह से लोकतांत्रिक सैनिक सरकार जो है हटाई जाती है चिली में, ठीक है, जिसके अगुआ जो है पिनोशे होते हैं। इन पोलैंड वी ट्रैक द ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इसी तरह से हमने पोलैंड में भी देखा कि एक अलोकतांत्रिक सरकार जो है किस तरह से अपदस्थ हुई और वहां लोकतांत्रिक सरकार बनी। अपदस्थ माने हटाई गई। तो हमने देखा कि किस तरह से पोलैंड में भी और चिली में भी दो अलोकतांत्रिक सरकारें किस तरह से लोकतांत्रिक सरकारों में परिणित हुई, बदली। Let us compare the two non-democratic government in these stories. There are many differences between Pinochet's rule in Chile and communist rule in Poland. बहुत तरह की जो है, बहुत सारा अंतर है। तो दोनों मामलों को देखकर हम इन अलोकतांत्रिक जो है, नॉन डेमोक्रेटिक माने होता है अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करते हैं। जैसे आपने देखा कि चिले के पिनोशे जो शासक थे और पोलैंड के जो साम्यवादी शासक में कितना डिफरेंस है। दोनों की क्राइटेरिया, दोनों में डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल किया वो दैट वाज डिफरेंट, दोनों में अलग अलग था। चिली वाज रूल्ड बाय अ मिलिट्री डिक्टेटर, सैन्य शासन था वहां जो चिली में था वो क्या था? सैनिक शासन था। सैनिक जो है वहां राज करते थे। वाइल पोलैंड वाज रूल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, जबकि पोलैंड में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, लोकतांत्रिक पार्टी जो है वहां राज कर रही थी। पार्टी का राज था, माने पोलैंड में एक पार्टी का राज था। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम दैट इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ वर्किंग क्लास, और जो पोलैंड की सरकार थी वहां, पोलैंड की सरकार ने जो है ये दावा किया कि पोलैंड की जो सरकार थी वो वहां के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही थी, माने वहां की सरकार मजदूरों द्वारा बनाई गई सरकार थी, ऐसा पोलैंड की सरकार ने क्या किया? वहां दावा किया। पिनोशे मेड नो सच क्लेम एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट, ठीक है। लेकिन जो चिली में था वहां जो पिनोशे थे उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं कहा, पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने
ओपनली कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचना चाहिए। पिनोचे जो है वहां ऐसा कोई क्लेम नहीं किए, उन्होंने उनका जो मेन ध्यान था वो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना था। पिनोचे मेड नो सच क्लेम एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट। बड़े बड़े उद्योगपतियों का उसने क्या किया, समर्थन किया। उन्हें ऐसा दावा नहीं किया कि जो है यहाँ के मजदूरों के लिए ऐसा कुछ, उसने सीधे कहा कि उसने सीधे सीधे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। येट बोथ हैज सम कॉमन, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों में क्या है, कुछ समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं, आइए देखते हैं। तो पहली समानता क्या है, द पीपुल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूल्स। वहां के लोगों के पास ऐसा अधिकार नहीं था कि वो जो है अपने अनुसार शासकों का चुनाव कर सके या अपने अनुसार परिवर्तन कर सके। देयर वॉज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियंस फ्रॉम पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन। किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का वहां वास्तविक आजादी नहीं थी। कहां, पोलैंड के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों देशों के अंदर जो है अलोकतांत्रिक सरकारें थी। वहां लोगों के पास अपना कोई बात रखने का कोई अधिकार नहीं था, कोई अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी समानताएं इन दोनों सरकारें में रही, चाहे वो चिली गवर्नमेंट की हो और चाहे पोलैंड में। ये दो तरह की समानताएं दोनों की सरकारों में देखी गई। Now let's see the three democratic governments identified above. Allendez, Chile, Wałęsa of Poland and Michel of Chile government and Bachelet's Chile were different in their approach towards social और economic manner। तो इस तरह से ये तीन लोकतांत्रिक सरकारें आइंदे की, अलेंडे की जो चिली में बनी, वालेसा की जो पोलिस गवर्नमेंट में बनी और मिशेल की चिली सरकार का जिक्र यहां किया गया है। और इस तरह से उनका भी आर्थिक और सामाजिक मामलों के प्रति नजरिया दोनों का, चिली का और पोलैंड का, दोनों का एक जैसा रहा। अलेंडे प्रीफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन अ बिग इंडस्ट्री एंड देयर इकोनॉमी। अलेंडे ने क्या किया, प्रीफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल, उसने जितनी भी बड़ी कंपनियां थी उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण रखा और इकोनॉमी पर भी सरकार का नियंत्रण रखा। वालेसा वांटेड द मार्केट टू बी फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। वालेसा ऐसा मानते थे कि जो है मार्केट के ऊपर जो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। Bachelet stands somewhere in the middle of this issue, yet these three governments shared some basic features. Power was exercised by governments elected by the people and not by the army, unelected leaders or any external powers. The people enjoyed some basic political freedom. तो इस तरह से जो है इन तीनों सरकारों में कुछ समानताएं थी। यहां लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें हों, इस तरह से वहां चुनाव कराए गए, वहां शासन इन लोगों ने किया कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें हों, बिना चुने हुए नेता
या बाहर से संचालित शक्तियां या फौज शासन नहीं चला सकती थी। इस तरह से प्राविधान बनाए गए और इस प्रकार जो है लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी और राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल हुई। तो इस तरह से हमने पढ़ा दीज टू स्टोरीज। इन दो स्टोरियों से लेट अस ड्रॉ ए रफ वे टू आइडेंटिफाई डेमोक्रेसी। तो इस तरह से इन दो कहानियों से हमें डेमोक्रेसी के बारे में एक चीज मालूम हुई। क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपुल टू चूज देयर रूलर्स। तो इस तरह से हमने जाना कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी के अनुसार सरकारें चुने। तो जो लोकतंत्र है हमें इस तरह की व्यवस्था देती है कि हम अपनी मर्जी के अनुसार हम नेताओं को चुने। ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। केवल लोगों के द्वारा जो चुने गए नेता हैं वही देश पर राज कर सकते हैं। एंड पीपुल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। और लोगों को अभिव्यक्त की आजादी, संगठन बनाने की आजादी और विरोध करने की आजादी भी लोगों को होनी चाहिए। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज माने संगठन बनाने की आजादी, एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट और विरोध करने की आजादी भी लोगों के पास होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा चिली और पोलैंड के बारे में, और हमने डेमोक्रेसी के बारे में एक जो अपना मत है इन दोनों कहानियों को पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि केवल लोगों के द्वारा चुने गए जो लीडर हैं वही देश पर शासन कर सकते हैं, और देश के लोगों को बोलने की आजादी, अभिव्यक्त की आजादी, संगठन बनाने की आजादी और विरोध करने की आजादी हमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देती है। दैट्स इट। मैंने कल इस पर क्वेश्चन दिया था, वो आप करके अब मुझे दिखाएंगे।